हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 6 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड लेक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं गाइस, काफी सारे मेरे रेगुलर व्यूअर्स की 2, 3 और 4 ये 3 दिन के लेक्चर्स आप लोग को नहीं मिले थे। हालांकि मैंने एक वीडियो भी बना के बता दिया था आप लोगों को कि ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोग को पूरी अपडेट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा मैंने कहा था उस वीडियो में। बट शायद काफी सारे बच्चों को वाला वीडियो भी नहीं मिला होगा। तो देखिए गाइस, अभी मेडिकल का कुछ इशू आ गया है, तो इसके कारण से रेगुलरिटी अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। और क्या पता, शायद आगे भी मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता कि अभी कुछ दिनों तक रेगुलरिटी रहे या ना रहे। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये जो लेक्चर बना रहा हूँ वो भी लेट के ही बना रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल भी मुझे इवन मूव करना तो दूर की बात है, खड़े होने या बैठने तक के लिए मना किया हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है कि बैक की जो मसल्स है वो फट गई हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप मूवमेंट करोगे तो आपकी स्पाइन क्रैक हो जाएगी। एक्चुअली मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस करके एक इशू है, जो कि काफी सीवियर स्टेज में मैं हूँ अभी एट प्रेजेंट। तो अभी काफी ज्यादा पेन था उस दिन मुझे, 2 तारीख वाले दिन मॉर्निंग 3 बजे से काफी एक्सट्रीम पेन हो गया था। फिर डॉक्टर के पास गया था, फिर एमआरआई वगैरह रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने 15 दिन का टोटल मुझे बेड रेस्ट कहा है। बट फिर भी मैं पूरा लेट के ही पूरी अरेंजमेंट मैंने कर ली है पूरे सिस्टम वगैरह की। तो अभी लेट के ही आप लोग को जो है वो ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आगे चल के भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं आप लोग को एडवांस में बता रहा हूँ कि आप ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोग को पूरी अपडेट देता रहूंगा। और इवन आपको पता भी होगा कि इस बीच काफी सारे टॉपिक्स भी मैंने आप लोग को पढ़ने के लिए कहे थे, जो कि करंट अफेयर्स में आए हुए थे, जो स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स थे काफी सारे। राइट, तो आप जाइएगा टेलीग्राम, अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हमारा ओनली करंट अफेयर का टेलीग्राम ग्रुप, वो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। राइट, और बाकी कोशिश तो मेरी तरफ से पूरी है कि बिल्कुल जैसे पहला मैं रेगुलर रहता था, बिल्कुल अभी 3 ही दिन इरेगुलरिटी हुई है। एंड डोंट वरी अबाउट इट कि ये 3 दिन के जो वीडियोस है वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोग को कमिंग संडे को वो 3 दिन के वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। एंड देखिए, मुझसे गलती हुई है तो पेनल्टी भी मैं ही पे करूंगा। तो अभी देखिए, आप हमारे ओनली करंट अफेयर नाम का जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख के, इन 3 तारीख के मैं पीडीएफ आप लोग को यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। हालांकि कंपनी अलाउ नहीं करती है ये पीडीएफ आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कराना फ्री मेंबर्स के लिए, क्योंकि पीडीएफ आप जानते हैं कि पेड है। बट मैं बियॉन्ड द रूल जाकर अभी आप लोग के लिए चीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। हालांकि मैंने ज्ञान सर से इस बारे में अभी चर्चा नहीं करी है, बट मैं कर लूंगा और वो मुझे मना नहीं करेंगे, मुझे पता है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सभी स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स का अगर कुछ भी लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही करेगा। और भरपाई के तौर पर संडे को आप लोग को ये पूरा तीनों दिनों के जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। और पेनाल्टी भी हम लोग एक्स्ट्रा देंगे आप लोगों को। पेनाल्टी के तौर पर मैं आप लोग को फ्री में इसकी पीडीएफ 3 दिनों की प्रोवाइड कराऊंगा सिर्फ। और अगर आप रेगुलरली इसकी पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं नोट्स मेकिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जो पीडीएफ जो होती है वो उसकी कुछ काफी मिनिमम कॉस्ट होती है, तो इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उसकी कॉस्ट वगैरह आप पूछ लीजिएगा। और हमारे पीडीएफ फ्री पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स का, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए फ्री फ्री पीडीएफ कोर्स होता है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको रेगुलर बेसिस पर फ्री में पीडीएफ भी जो है वो इस वीडियोस की मिलती रहेगी। चलो एनीवेज, अब फाइनली लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है बहुधा यात्रा के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुधा यात्रा क्या है। तो अगर ऑप्शन में अगर ये किससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ पूछा गया, तो ऑप्शन में रथ यात्रा लिखी हो या फिर जगन्नाथ टेम्पल लिखा हो पूरी वाला, तो आप इसको जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो रथ यात्रा जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि अभी कुछ समय पहले हम लोग को देखने को मिली थी, तो जब इस यात्रा में जब भगवान जो है गाइस, जब वो यात्रा में जब जाते हैं, राइट, तो ये तो जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई। बट जब भगवान वापस शहर से वापस अपने मंदिर में आते हैं, तो जब ये इनकी रिटर्न जर्नी जो होती है उसको बहुधा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा यानी कि भगवान जो है वो मंदिर से निकलकर शहर में गए, और जब शहर से वापस मंदिर में आते हैं भगवान, तब उसको जो है वो बहुधा यात्रा कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक पूरे कंसेप्ट? तो ये बस आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है इससे रिलेटेड। और बाकी मैंने आप लोग को जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में कुछ चीजें बताई थी, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये 23 मार्च 2020 के अगर आप लेक्चर में जाएंगे 2 मिनट 51 सेकंड पे, तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, राइट।
और आप इस पे जाकर जो है वो पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरा ही वाला मैंने यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ओनली करंट अफेयर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखा हुआ है 23 मार्च ओनली करंट अफेयर। अगर आप वैसे ही लिखेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अभी देखिए गाइस, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग को एक शिवालिक वन देखने को मिलता है, शिवालिक फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की अभी चर्चा चल रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 4 टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिलेंगे। एक तो ये शिवालिक टाइगर रिजर्व हो सकता है, दूसरा जो है वो अमानगढ़ ऑलरेडी है ही, तीसरा पीलीभीत और चौथा दूधवा। तो अभी 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हम लोग को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और अगर ये शिवालिक फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये हम लोग को चौथा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये गाइस, इसके होने से फायदा ये हो सकता है कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक टाइगर रिजर्व बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक प्रोटेक्टेड एरिया होगा। प्रोटेक्टेड एरिया होने के कारण वहां पर ह्यूमंस जो है गाइस, तो उनका उनकी एंट्री वगैरह जो है वो उस रीजन पर नहीं होगी जिस रीजन पर टाइगर का मूवमेंट है ना। तो उससे क्या होगा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और किसी प्रकार का लॉस जो है वो, चाहे वो टाइगर का हो चाहे वो ह्यूमन का हो, वो नहीं हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरी बात की बात करें तो यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी भी दोबारा से नर्चर हो जाएगी, दोबारा से हम लोग को देखने को मिलेगी, है ना। तो ये चीज है। तो ये इसके दो बड़े फायदे हम लोग को यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व के बनाने के देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, आपसे लोकेशन वाइज चीजें डायरेक्टली पूछी जा सकती है। एक तो आपने देख लिया कि ये कौन से टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइएगा कि आप किस पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं और आपके स्टेट में कौन से टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, उनका उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर नहीं है तो नील लिख दीजिएगा। और ये देखिए, आप यहाँ पर ये शिवालिक रेंज हम लोग को देखने को मिलती है, पूरी ग्रे कलर में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी शिवालिक रेंज है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग को शिवालिक रेंज का एरिया देखने को मिलता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट्स जो है, कौन से राज्य जो है जो कि शिवालिक रेंज से होते हुए गुजरते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका भी आंसर लिखिए। थोड़ी सी और चर्चा करें टाइगर रिजर्व के बारे में, तो 2019 तक इंडिया के अंदर 50 टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिलते हैं और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है गाइस, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हम लोग को देखने को मिला था। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, जिसको 2006 में अमेंड किया गया था, तब उस समय ये प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग को देखने को मिला था। और टाइगर रिजर्व जो है वो फिर एनटीसीए के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। और जो टाइगर रिजर्व जो होते हैं उसको एनटीसीए जो है गाइस वो पूरा मॉनिटर करती है, एडमिनिस्टर करती है, गवर्न करती है। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, और इसी यही जो है वो पूरा प्रोजेक्ट टाइगर को जो है वो ऑपरेट करती है। तो ये इसके बारे में एक जनरल बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और पूरे दुनिया भर में इंडिया के अंदर 80% टाइगर्स हैं। इसके अलावा कोई भी एरिया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रोविजन जो है गाइस वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्रपोजल को एनटीसीए को भेजती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। उसके बाद क्या होता है गाइस कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनटीसीए के तहत एडवाइस देती है स्टेट गवर्नमेंट को टाइगर रिजर्व को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मेन जो रोल होता है वो एनटीसीए का होता है, स्टेट गवर्नमेंट एनटीसीए को भेजती है, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली जो है वो एडवाइस देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि क्रिएट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर मेन रोल तो एनटीसीए का है, बट टेक्निकल रोल किसका है, अल्टीमेटली टाइगर रिजर्व को क्रिएट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये भी एक कंसेप्ट आप लोग को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात है। अब पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। तो पेपर 2 की पहली न्यूज में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में, और दूसरा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। तो देखिए गाइस, ये क्या है, ये जो है ये हम लोग को लॉ ऑफ द सी देखने को मिल रहा है। तो समुद्र के एरिया पर अगर किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं, किसी भी कंट्रीज के बीच में, या फिर कोई भी दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, या फिर कोई मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए काफी सारी कंट्रीज के बीच में, तो ऐसे जब एग्रीमेंट्स कन्वेंशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स आता है, इशू आता है, तो उसकी पूरी सुनवाई जो होती है वो यूएनसीएलओएस में हम लोग को देखने को मिलती है, और ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है। पीसीए की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हम लोग को नीदरलैंड्स द हेग में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर ये कोर्ट जो है वो लोकेटेड है। इस कोर्ट, ये बेसिकली एक तरह से ट्रेडिशनली ये कोर्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि कोर्ट के अंदर जो केसेस वगैरह लड़े जाते हैं, तो जिस जगह पर डिस्प्यूट्स वगैरह लड़े जाते हैं, जो भी पर्टिकुलर मतलब अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्प्यूट्स को टैकल करती है, तो उसको हम लोग जनरली कोर्ट का दर्जा देते हैं।
बट ये कहा जाता है कि ट्रेडिशनल सेंस में ये एक प्रकार की कोर्ट नहीं है, बट ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करती है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार की अपनी सर्विसेज ऑफर करती है कि जिसके तहत जितने भी इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं कंट्रीज वगैरह के बीच में, तो वो उनके बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह अगर कुछ आता है तो वो सेटल किया जाता है। अब देखिए ये वाला जो ऊपर वाली जो बॉडी यूएनसीएलओएस जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये समुद्र के जितने भी कानून होते हैं, जितने भी आपस में कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, तो उसमें अगर डिस्प्यूट्स आते हैं तो वो यहाँ पर इस बॉडी के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं। और ये वाली बॉडी जो होती है वो ओवरऑल हम लोग को जितने भी एग्रीमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिस भी कंट्रीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ और या फिर किसी भी कंट्री के बीच में इन जनरल अगर कोई डिस्प्यूट आता है, तो भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो होती है वो फिर सामने हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। बट इस पे आपको दो तीन चीजें याद रखनी है गाइस। तो देखो ये एक मल्टीलैटरल कन्वेंशन, यानी कि आपस में कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया था और उसके तहत ये पीसीए जो है उसको स्टैब्लिश किया गया। बट ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, पर ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। तो अगर स्टेटमेंट आता है यूपीएससी में कि पीसीए जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑब्जर्वर है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और अगर आता है कि पीसीए यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो ये वाली चीज भी आप लोग थोड़ी सी इन जनरल याद रखिएगा, ठीक है, इसके बारे में। अब देखिए यूएनसीएलओएस और पीसीए के बारे में हम लोगों ने क्यों चर्चा करी, क्योंकि 2012 की बात थी गाइस कि इंडियन पुलिस ने दो इटालियन मरीन्स, यानी कि आप देख सकते हैं ये दो लोग जो है गाइस जो कि इस पर्टिकुलर शिप में थे। ये शिप जो थी गाइस ये किसकी थी, ये वेसल जो था वो किसका था, इटली का था। और इस वेसल का नाम जो था वो क्या था, एंड्रिका लेक्सी। तो ये एक ऑयल टैंकर था। तो ये गाइस यहाँ से केरला के पास से, केरला का जो कोस्ट जो था उसके पास से होता हुआ गुजर रहा था। उसी बीच इसने देखा कि एक छोटी सी जो एक बोट जो थी, राइट, वो इसके 100 मीटर के काफी नजदीक आ गई थी। यानी कि ये जो वेसल जो दिखाई दे रहा है इसके काफी नजदीक एक और छोटी सी बोट जो है वो इंडियन फिशरमैन की आ गई थी। एक इंडियन मछुआरे थे उनकी आ गई थी। तो इनको ऐसा लगा कि ये कुछ डाकू हैं, कुछ पायरेट्स हैं, समुद्री पायरेट, समुद्री डाकू। तो इन लोगों ने क्या किया, उन फिशरमैन पर गोली चला दी। और उसको लेकर इंडियन पुलिस ने इन दोनों को जो है वो अरेस्ट कर लिया, ये इटली के लोगों को अरेस्ट कर लिया, राइट। तो ये केस जो था वो 2012 का हम लोग को देखने को मिला था। और ये जो केस था उसको हम लोग एंड्रिका लेक्सी केस के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए। इटली और इंडिया का ये केस हम लोग को देखने को मिलता है। और ये 2012 के बाद जब 3 साल बीते, तो 3 साल के बाद इटली जो थी वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के पास चली गई, राइट। अभी हमने बात करी ना यूएनसीएलओएस के बारे में, ये लॉ ऑफ द सी, तो ये यहाँ पर चली गई इटली। अब इटली जब यहाँ पर गई तो इसका कहना ये था कि इंडिया के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, ये जो दो इटालियंस के ऊपर जिन्होंने गोली चला दी थी गलती से, दो फिशरमैन के ऊपर, फिशरमैन को डाकू समझ के, तो इटली का कहना यह था कि इंडिया के अंदर इनकी कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। ये जो कार्रवाई है ये इटली के अंदर होनी चाहिए, ना कि इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर अर्जी इस प्रकार की लगाई हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने एक स्पेशल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कर दी इस पूरे मामले के लिए। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, उन्होंने आदेश दिए थे कि इस प्रकार की स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए जो कि इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसको डील कर सके। यानी कि इटली का जो ये मामला था ये फिशरमैन से रिलेटेड, तो इसके साथ डील कर सके। तो एक स्पेशल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हो गई। उसके बाद इंडिया की जो एनआईए थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्होंने ये जो इटालियंस जो थे जिन्होंने मछुआरों को मार दिया था, तो इनके खिलाफ खिलाफ आईपीसी के तहत मर्डर का चार्ज, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज, मिसचीफ यानी कि जो लोग मतलब उद्दंड मचाते हैं ना, जो लोग मानते नहीं है बातचीत, रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते, ऐसे कुछ पेशेवर गुंडे वगैरह जो होते हैं, तो उनके लिए मिसचीफ का कानून हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉमन इंटेंट, यानी कि जब एक या दो से ज्यादा लोग मिलकर, यानी कि एक से ज्यादा हो गया मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो है वो अगर किसी पर्टिकुलर गुनाह को अंजाम दें, तो वो कॉमन इंटेंट का हो जाता है। यानी कि साथ में मिलकर इन्होंने गुनाह किया, क्योंकि दो लोग हैं, दोनों ने साथ में मिलकर मतलब गुनाह किया हुआ है। उनका इंटेंशन जो था वो सिमिलर ही था, एक जैसा था कि उन मछुआरों को मारना है। तो ये कुछ धारा जो है वो उनके ऊपर आईपीसी की लगा दी थी एनआईए ने। तो ये पूरा मामला हम लोग को इंडिया के अंदर 2015 तक में देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो आईटीएलओएस जो है वो यूनाइटेड नेशन सीएलओएस की, जिसके बारे में हमने अभी बात करी, चर्चा करी, तो इसका एक जजमेंट आया 2015 में इटली और इंडिया को लेकर। तो इन्होंने बोला कि इटली और इंडिया के अंदर जितनी भी कार्रवाई चल रही है इस मामले को लेकर, केस को लेकर, सब जो है वो सस्पेंड कर दो, सब बंद कर दो। जो अभी तक जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं, जो भी इशू चल रहा है, सब बंद कर दो। और इसको 2016 तक जो है वो फ्रीज कर दो। और उस बीच क्या हुआ, 2016 तक इंडिया और इटली के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी जो थे वो थोड़े से हार्म हो गए थे।
राइट। आप समझ पा रहे हो कि दोनों कंट्रीज के बीच में जब ये इशू चल रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हार्म होंगे ही होंगे। तो ये स्थिति जो है वो चल रही थी। तो अभी 2016 तक पूरी चीजें बंद थी, बट अभी रिसेंटली अभी इंडिया ने जो अर्जी लगाई हुई थी कि इंडिया का मानना ये था कि ये जो दो आरोपी हैं जिन्होंने मर्डर किया था मछुआरों का, तो उनकी पूरी कार्रवाई इंडिया में हो और इंडिया ही उनको सजा दे। तो उस चीज को जो है वो खारिज कर दिया है पीसीए ने, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने। इनके फाइनल जो वर्डिक्ट थे गाइस, जिसमें हम लोग को देखने को मिला कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि इंडिया ने जो कहा था कि मतलब इन दोनों जो क्रिमिनल्स हैं उनका ट्रायल जो है वो इंडियन कोर्ट में चले और पूरी इंडिया इंडिया के हिसाब से जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो इंडिया ही इनके खिलाफ लगाए, चार्ज करे। तो ये जो है वो खारिज कर दिया गया। तो ये अभी रीसेंट अपडेट थी, आगे चल के इसकी कुछ और अपडेट आती है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये पूरा मामला जो था वो ये था, जिसके बारे में एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए, जैसे कि कुछ बेसिक चीज इस प्रकार की पूछ ली जा सकती है तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। बट मेन जो काम की चीज थी वो ये वाली स्लाइड थी, जिससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने भी आप लोग को पूरी पढ़ा दी है। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। सो गाइस, पेपर 3 में बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दिया है 38,900 करोड़ रुपए के। हम लोग कुछ डिफेंस फाइटर जेट जो है वो परचेज करेंगे। टोटल 33 फाइटर जेट्स जो है वो परचेज किए जाएंगे और जिनमें से 21 MiG-29 फाइटर जेट हम लोग को देखने को मिलेगा। 59 MiG-29 अपग्रेड हम लोग करेंगे और 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट हम लोग खरीदेंगे। तो ये टोटल 33 नए फाइटर जेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और कुछ जो एयरक्राफ्ट हैं जिनको हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। तो ये पूरा ओवरऑल डील हम लोग को देखने को मिल रही है, इसलिए टॉपिक न्यूज में आया था। बट मेन जो काम की चीज है वो है डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो ये गवर्नमेंट की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अगर कोई भी पर्टिकुलर डिफेंस प्रोक्योरमेंट हम लोग करते हैं, यानी कि किसी देश से अगर कोई डिफेंस का माल अगर हम लोग परचेज करते हैं, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो जैसे रशिया से हम लोगों ने वो परचेज किया था अभी वो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आप लोग को पता होगा, तो उसको हम लोगों ने परचेज किया था। वैसे ही काफी सारी चीजें इस प्रकार की जो हम लोग परचेज करते रहते हैं। तो उन सब चीजों को परचेज करने का जो डिसीजन जो होता है और जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है वो डीएसी होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसके जो हेड होते हैं वो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके दो मेजर काम होते हैं। एक काम तो मैंने आपको बता दिया, दूसरे देशों से माल परचेज करने के लिए ये काम करती है। और ना ही सिर्फ दूसरे देश, अगर जैसे बात करें गाइस इंडिया के अंदर भी, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल काफी सारी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको मौका दिया जा रहा है आने वाले समय में। हम लोगों ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करी थी कि हम लोग इंडिया के अंदर ही काफी सारे डिफेंस जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। डिफेंस से रिलेटेड जो वेपन्स वगैरह होते हैं, मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसमें भी अगर कुछ भी चीज परचेज करनी है तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी डीएसी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा इस प्रकार की जब सेलिंग और परचेजिंग वाला जो इवेंट होता है, ट्रेड का जो इवेंट होता है, इसमें आपको पता होगा पहले के समय पे काफी करोड़ों रुपए के घोटाले हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। तो करप्शन वगैरह ना हो तो उस पर भी जो है वो डीएसी का काम हम लोग को देखने को मिलता है। तो करप्शन को एंड करने का और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल और परचेजिंग का जो डिसीजन होता है वो डीएसी का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसके अंदर टोटल 3 बोर्ड्स होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं। एक हम लोग को देखने को मिलता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, जिसके हेड होते हैं डिफेंस सेक्रेटरी। दूसरा है डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड, जिसके हेड होते हैं डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी। तीसरा होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके हेड होते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी। कुल मिला के जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आपको भी मौका मिलेगा यहाँ पर सेक्रेटरी बनने का, समझ रहे हो। तो ये आप लोग के लिए मोटिवेशन है। तो ये चीज थी पूरी इसके बारे में, जिसको आप लोग को अच्छे से एक जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अब गाइस एक रिपोर्ट में पता लगा है कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। और ये तो होना ही था, हम लोग ने डिक्लेयर कर ही दिया था कि चाइना से हम लोग कम से कम माल इंपोर्ट करेंगे, राइट, और ज्यादा से ज्यादा पूरे दुनिया भर में मालों को एक्सपोर्ट करने के ऊपर अभी एट प्रेजेंट हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी कई बार हम लोग जो है वो डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जो हमारा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आया था, आत्मनिर्भर भारत आया था, तो ऐसे जो टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में ये सब चीजें देखी हुई थी। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी जो बॉर्डर इश्यूज हुए और काफी सारी जो टेंशन हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसके चलते तो ट्रेड डेफिसिट में गिरावट होना तो पक्का ही था। और ये चीज हम लोग को आंकड़ों के थ्रू अब एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। बट देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब आप अपने मेंस का आंसर लिखें तो आप स्पेसिफिकली बार बार चाइना को टारगेट मत कीजिएगा।
वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को चाइना को टारगेट करना है, बट आगे चल के आप लोग एक डिप्लोमेट्स बनोगे, राइट, आईएएस ऑफिसर बनोगे, हो सकता है काफी सारे लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी ज्वाइन करें, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप लोग को अगर डिप्लोमेट का काम ये होता है कि अगर आप लोग को किसी के साथ डील करनी है, राइट, तो आप लोग को एग्जैक्टली उसको नहीं बताना है कि भाई आप क्या करने वाले हो, राइट, क्योंकि देखो अगर आप बार बार चाइना पे करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर कहां से आपने डिप्लोमेसी सीखी। आपको काम ऐसा करना है कि आपका काम भी हो जाए और सामने वाले को पता भी ना लगे, तो यही पूरा चलता है। आपकी जब ट्रेनिंग होगी तब आपको बेहतर तरीके से और भी काफी सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि किस प्रकार से जो है वो आप लोग को ऑन फील्ड जो है वो काम करना है, क्योंकि काफी कुछ चीजें बता ही नहीं जाती। तो वैसे ही है, अगर आप अपने आंसर में बार बार चाइना को ही टारगेट करते रहोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। एक दो बार आप लिख सकते हो, बट मैंने आपको बताया कि चाइना को कंप्लीटली बॉयकॉट करना भी जो है वो एक डेंजरस सिचुएशन इंडिया के लिए हम लोग को देखने को मिल सकती है। प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, आप चाहो जो नए बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रीवियस ट्यूटोरियल पिछले 2 हफ्तों का देख लीजिए, तो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई आंसर लिखो तो उसमें आप लोग को ये टारगेट करना है कि इंडिया जो है उसका काम है आत्मनिर्भर भारत बनना, राइट, यानी कि इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे और सभी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करे और कम से कम इंपोर्ट करे। स्पेसिफिकली आप लोग को किसी कंट्री का नाम नहीं लेना है। अगर आपने एक बार चाइना का नाम ले लिया दैट इज सफिशिएंट, बार बार जो है वो उसका नाम नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से आपके आंसर में भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपकी दिखनी चाहिए कि हाँ यार आपके पास एक क्वालिटी ऑफिसर बनने की, तभी आप लोग को यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि देखी जाती हैं, पता है। और यकीन ना आए तो आप जितने भी टॉपर्स हैं उनसे पूछिएगा कि क्या तरीका होता है आंसर लिखने का, तो ये कुछ चीजें हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ी सी इसके बारे में। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, मेरा आपसे क्वेश्चन है ट्रेड डेफिसिट का प्रॉपर जो उसकी डेफिनेशन होती है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मतलब तो आप जानते हैं कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब जो है वो इंपोर्ट जो है वो हम लोग ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि आप एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखें इसकी जो बुकिश लैंग्वेज में जो दी, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी डेफिनेशन लिख देते हैं तो फिर वो मजा नहीं आता एग्जामिनर को चेक करने में। बट अगर आप ऑफिशियल डेफिनेशन लिखेंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ यार आपने वाकई में तैयारी करी है, तो वो आपका आंसर भी जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। तो इसलिए भी कुछ कुछ मैं आपको हर एक चीज नहीं बोलता कि हर एक चीज बिल्कुल आप वर्ड टू वर्ड लिखो, बट कुछ कुछ ऐसी डेफिनेशन होती हैं, ऐसे टर्म्स होते हैं जो मैं आपको समय समय पे बताता रहता हूँ कि जिसको आप एक बार रटो, क्योंकि बचपन में आपने रट्टा मारा ही हुआ है काफी सारी डेफिनेशंस का, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको आराम से याद हो जाएगी, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 3-4 बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं गाइस कि पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हैं अब ये देखो ये जीरो है, अब जीरो से नीचे मतलब ट्रेड डेफिसिट हो रहा है कि हम लोग जितना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उससे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये 16 से लेकर 20 साल का पीरियड है और उसमें यानी कि 16 से लेकर 2020 का ये हम लोग को पीरियड देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देखिए 2018 में सबसे ज्यादा हम लोग को ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। तो आप देखिए कि ये आप देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा 2020 में, यहाँ पे वाली लाइन के नीचे आप देखिए हल्का सा यहाँ पे मेरा कर्सर है गैप दिखाई दे रहा होगा, तो उससे आपको नजर आ ही रहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। और आंकड़ों की बात करें गाइस तो पहले जो ट्रेड डेफिसिट था वो 53.56 बिलियन यूएस डॉलर था 18-19 में, 17-18 में 63 बिलियन यूएस डॉलर था। तो आप देख ही सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये कम होता जा रहा है। आप देखिए ये फिगर जो है वो इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा है और अभी 48.66 बिलियन यूएस डॉलर हम लोग को ट्रेड डेफिसिट चाइना के अगेंस्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक पूरी बातें? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। उद्योग सेतु की अभी यहाँ पर बात हो रही है। उद्योग सेतु CIA जो है गाइस, तो उन्होंने सेंटर से कहा है कि उद्योग सेतु डेवलप किया जाए, एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाए जो कि आरोग्य सेतु की तरह ही हो, जिससे कि MSME को जो है वो फायदा मिल सके। जो आज की डेट में जो MSME को जो परेशानी आई है कोरोना वायरस के चलते, काम धंधा सब ठप हो चुका है, तो उनको दोबारा से रिवाइव करने में, उनकी सहायता करने में इस प्रकार की एक एप्लीकेशन बनाई जाए जो कि फायदेमंद हो। और आपको पता होगा मैंने आपको पढ़ाया भी है कि MSME को अब से जो है वो क्या बोला जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैंने आपको MSME के रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी मेरे ख्याल से पहली 1 जुलाई को ही हम लोग ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि MSME का एक नया नाम, राइट, इसी से रिलेटेड है, उद्योग से ही रिलेटेड है, बट एग्जैक्ट नाम क्या है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताइए। तो उसी को जो है वो बताया जा रहा है कि एक उद्योग सेतु एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन लाई जाए जहां पर पूरा डेटा वगैरह हम लोग रिकॉर्ड कर सके कि कौन से एंटरप्रेन्योर हैं, उनका नाम, उनका टर्नओवर कितना है, उनके पास एम्प्लॉइज कितने हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो पूरा एक डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। आरोग्य सेतु में क्या होता है, आरोग्य सेतु में आप कहीं पर भी जाते हो, आपके आसपास अगर कोई भी कोरोना वायरस का अगर पेशेंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, राइट। एक तो ये काम हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा काम, आरोग्य सेतु में अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो आप देखते रहोगे अपडेट होता रहता है, ठीक है, कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने केसेस घट रहे हैं,
राइट। ये सब चीजें अपडेटेशन हम लोग को एक डेटा प्रॉपर रिलायबल डेटा देखने को मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी ही एप्लीकेशन लाई जाए जहां पर रिलायबल डेटा जो है वो हम लोग जनरेट कर सके और सभी के लिए ये रिलायबल डेटा हो, जिसके चलते पॉलिसी मेकर्स वगैरह जो है वो एग्जैक्टली कौन से एमएसएमई के लिए पॉलिसीज बनानी है, काम करना है, उस पर जो है वो फोकस कर सके। समझ पा रहे हो? तो ये चीज जो है वो इस प्रकार की अभी एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिली है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सी रंगराजन, ये हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो से इनको जो है वो सम्मानित किया जा रहा है। तो ये वाली चीज हम लोग को न्यूज में देखने को मिली थी। पीसी महालनोबिस जो है गाइस, इनके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने 1 जुलाई को डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, 2 मिनट 21 सेकंड वाले टॉपिक पे आप जाइए, आपको ये पीसी महालनोबिस जो है वो पूरा टॉपिक मिल जाएगा। इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। ये पूरी चीज इनसे रिलेटेड मैंने कवर करा के ऑलरेडी रखी हुई है। तो इनको ये प्राइज जो है वो दिया गया है और ये प्राइज उन इंडिविजुअल को दिया जाता है जो लोग हमारी कंट्री के लिए या फिर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या कोई भी रीजन है, तो उसमें स्टैटिस्टिक जो है गाइस उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिक्स को जो है वो कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो ऐसे अगर पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल होते हैं तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, राइट। तो ये था पीसी महालनोबिस के बारे में पूरा ओवरऑल टॉपिक। और आज आप लोग के लिए कोई होमवर्क नहीं है और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से अभी तक क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और किसी भी पर्टिकुलर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस, अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। एंड गाइस, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स मोर। अभी आप लोग के लिए एक 2 मिनट का टेस्ट आएगा जो कि हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। उस 10 क्वेश्चन के टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।